Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 2 दिसंबर 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नीचे ऑप्शन में जो चार अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई हैं, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है या कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे संविधान का अभिरक्षक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, या फिर ऑप्शन नंबर डी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों ने दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि 7 अजूबों के बारे में सुना होगा। अभी क्या है, नया जो 8वां अजूबा है वो भी यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया है, और जिसको लेकर बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो यहाँ पर पब्लिश हुए हैं। तो जो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा, वो अंगकोर वट टेम्पल है। कहाँ पर है ये, कंबोडिया में। कंबोडिया जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, आसपास के देश जैसे वियतनाम है, लाओस है ना, वहीं करीब में ही कंबोडिया भी है। तो बहुत ही पुराना मंदिर है ये अंकोर वट, जिसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और मेंशन किया गया है कि अंकोर वट बिकम्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पहले तो ये फोटो देखो आप दोस्तों। जब हम लोग 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से सभी को पता होगा। ये आप देख पाओगे, चाइना का द ग्रेट वॉल हो गया है ना, रोमन कोलोसियम जो इटली में है, इंडिया का ताजमहल, पेरू का माकू पिकू, देन उसके बाद ब्राज़ील का द क्राइस्ट रिडीमर, मैक्सिको का काइकन इट्जा, जॉर्डन का पेट्रा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे अगर हम लोग 8th को ऐड करेंगे तो वो है हमारा अंकोर वट टेम्पल जो कि कंबोडिया में है। सबसे पहली चीज़ तो एग्जामिनेशन में आपसे ये डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा जाने वाला, हो सकता है वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बन भी जाए, लेकिन यूपीएससी की जब बात करेंगे तो आपसे आर्टिकल से ऐसा कुछ नहीं खास पूछा जाएगा। आर्टिकल हमारे कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, ज़्यादा काम का है कि आप अंकोर वट के बारे में जानो, इस टेम्पल का इतिहास जानो, कितना पुराना इतिहास है, किसने इसको बनवाया था। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि पूछी जा सकती हैं जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये तो आप समझ गए कि भाई अंकोर वट टेम्पल जो कि कैम्बोडिया में लोकेटेड है, इसने इटली के पोम्पाई को पछाड़ दिया और पछाड़ने के बाद में ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन गया। यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये चल रहा होगा कि भाई इसको बनाया जाए या इसको बनाया जाए, तो फाइनली यहाँ पर अंकोर वट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया। समझ गए। अब अंकोर वट के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे तो ये अभी तक का कह सकते हो एक सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट है पूरे दुनिया में। एक हिंदू टेम्पल आपको ये देखने को मिल जाता है। इस टेम्पल को किसने बनवाया है, इसको बनवाया गया था खामेर किंग सूर्यवर्मन 2 के थ्रू। जो 12th सेंचुरी थी, तो उसी 12th सेंचुरी के पहले आधे जो समय था उसी दौरान यहाँ पे इस टेम्पल को बनवाया गया। ये टेम्पल ओरिजिनली डेडिकेट किया गया था हिंदू गॉड विष्णु जी को, लेकिन 12th सेंचुरी के अंत तक क्या होता है, ये टेम्पल बुद्धिस्ट टेम्पल बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बुद्धिस्ट टेम्पल बनने से पहले यहाँ पर यह टेम्पल डेडिकेट किया गया था भगवान विष्णु को। और 1992 में इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया। तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ये है ही। इसके फीचर्स की बात करेंगे तो इस टेम्पल को इस तरीके से बनाया है कि जब इसकी बनावटी यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था तो नीचे सैंड स्टोन ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया, यानी कि अगर भूकंप वगैरह आता है तो वो जो इसके नीचे रेत बिछाई गई दोस्तों, वो अपने आप थोड़ी बहुत सेटल होगी और उस भूकंप को कंट्रोल कर सकती है। उस अर्थक्वेक से
इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 200 एकड़ की ज़मीन में ये पूरा मंदिर फैला हुआ है, जैसा आप यहाँ पर ये फ़ोटो देख पा रहे होंगे। ये दोनों सिमिलर फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। इसी फ़ोटो का यहाँ पर एक और फ़ोटो यहाँ पे लगा दिया गया है। इस टेम्पल के 5 मेजर टावर्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो जो 5 मेजर टावर हैं वो माउंट मेरू जो पहाड़ियाँ हैं उसकी चोटी को कह सकते हो सिंबलाइज़ करते हैं, उसको दर्शाते हैं एक तरीके से। अगर हम कहें तो बोला जाता है कि यहाँ पर ये जो जगह है ना, ये हिंदू गॉड्स और साथ ही साथ में जो बुद्धिस्ट माइथोलॉजी है उन सब का एक घर है ये पर्टिकुलर जगह। उसके बाद दोस्तों अगर आप हम टेम्पल्स को देखते हैं, इस वाले टेम्पल को अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डीटीज़ हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के जो फिगर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, वो बनाए गए हैं। हिंदू रिलीजन से भी रिलेटेड, बुद्धिस्ट रिलीजन से भी रिलेटेड, और साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत सारे जो इवेंट्स हुए हैं इतिहास में, उन इवेंट्स को भी यहाँ पर दर्शाया गया है स्कल्पचर के फॉर्म में। और इसी सारे स्कल्पचर्स को बनाकर ये जो टेम्पल की वॉल्स हैं वो पूरी तरह से सजाई गई हैं, एकदम डेकोरेटिव पर्पज़ से ये यहाँ पर दिखाया गया इस टेम्पल के अंदर में। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अंकोर वट है कहाँ पर, क्योंकि नाम इस टेम्पल का अंकोर वट टेम्पल है, क्योंकि ये अंकोर वट नाम की जगह पर दोस्तों लोकेटेड है। तो अंकोर वट कहाँ पर है? कैम्बोडिया के अंदर में एक जगह है, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर में, ठीक है। ये जो सिटी ऑफ अंकोर है, इसी शहर के अंदर में अंकोर वट टेम्पल है, इस चक्कर में इसको हम अंकोर वट टेम्पल भी बोलते हैं। ये जो अंकोर वट जगह है दोस्तों, ये 9 से लेकर 15 सेंचुरी का जो समय चल रहा था, उस समय जो खमेर एम्पायर था, उस एम्पायर का ये पूरा कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। उस एम्पायर ने अपनी ये पूरी कैपिटल बना रखी थी, और उस दौरान कई सारे टेम्पल्स बनाए गए। इसी जगह पर अगर हम लोग अंकोर की बात करेंगे तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो अंकोर वट आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। अंकोर वट के बाद में अंकोर थॉम हो गया, बेउन टेम्पल हो गया, तापरोम हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये कुछ और टेम्पल्स की वैरायटीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल है इसको लेकर एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली, क्योंकि इसकी चर्चाएँ बहुत ही ज़्यादा हुई हैं। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारा जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है एक इंटरपोल की मीटिंग हो रही है, जहां पर भारत ने इंटरपोल के सभी सदस्यों से बोला है कि भैया आप जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए अपने देश में सेफ हेवन क्रिएट ना करें, और ना ही हम क्रिएट करेंगे। ये पूरा मुद्दा क्या मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों इंटरपोल एक अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये एक ऐसा संगठन है जो कि अलग अलग देशों की पुलिस को जोड़कर रखकर काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो भारत को इस इंटरपोल में कौन रिप्रेजेंट करता है? ये सीबीआई रिप्रेजेंट करता है। भारत की साइड से सीबीआई यहाँ पर इस बॉडी में रिप्रेजेंटेशन देता है। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग देशों की जो इंपॉर्टेंट ये बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देती हैं अपने देशों का, और इन सब के बीच में एक कह सकते हो कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जाता है। अब कोऑर्डिनेशन से होगा क्या? फॉर एग्जांपल भारत का एक कोई क्रिमिनल है जो कि किसी दूसरे देश में जाकर छिप चुका है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे हम ये इंटरपोल नोटिस जारी करके उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, और उसको वापस से भारत लाने की पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं। और वहाँ की जो जिस देश में वो छुपा हुआ है उस देश की जो एजेंसी है वो हमारी हेल्प करेगी, ठीक है, इसी इंटरपोल के तहत। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। तो हुआ क्या है, अभी यहाँ पर एक प्रॉपर मीटिंग चल रही है दोस्तों, ठीक है। और ये इस साल जो मीटिंग चल रही है ये 100th एनिवर्सरी को भी दर्शा रही है, क्योंकि ये जो इंटरपोल नाम की बॉडी है इसको बनाया गया था 1923 में, ठीक है। तो अभी 2023 में लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो 100th एनिवर्सरी भी यहाँ पर इसका सेलिब्रेट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर इवेंट के दौरान। और ये जो पूरा इनका असेंबली चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, ये कहाँ पर चल रहा है? ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वीना, एग्जैक्टली वहाँ पर। तो भारत भी यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। हमारा जो डेलीगेशन था, जो लोग गए थे यहाँ से इस पर्टिकुलर असेंबली को इस अपने असेंबली में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, वो डेलीगेशन किसने लीड किया था? वो हमारा सीबीआई था। जैसे मैं आपको बताया, सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद भी थे, साथ ही साथ में जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर हैं दिनकर गुप्ता, ये दोनों थे, ठीक है। और ये जो पूरी मीटिंग हुई है दोस्तों, ये 91st इंटरपोल जनरल असेंबली है, ध्यान रखना, जिसमें ये सारी कंट्रीज़ अपना रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं। अब जब ये मीटिंग चल रही थी तो इस दौरान भारत ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर मुद्दा उठाया और बोला कि जो ये क्रिमिनल सेफ हेवन है इसको यहाँ पे हम सब मना कर सकते हैं। सेफ हेवन क्या होता है? सेफ हेवन मतलब एक सुरक्षित जगह, ठीक है। तो क्रिमिनल्स के लिए कई सारे देश एक सुरक्षित जगह कहलाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल लंदन। अब इंडिया से कई सारे लोग बहुत सारा पैसा उठा लेते हैं, है ना, और उसके बाद में वो पैसा चुकाते नहीं हैं, और चुकाने से बचने के लिए सीधा उठकर वहाँ पे वो किसी विदेश में जाकर सेट हो जाते हैं, जैसे लंदन वगैरह के अंदर सेट हो गए। ऐसे कई सारे बड़े बड़े एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जो जिनको हम भगोड़े बोलते हैं, फ्यूजिटिव्स।
पैसा उठाया, लोन पे लिया, जाने कैसे लिया, उसके बाद में लेकर वो सीधा चले गए। फिर उनका कोई आने का नाम और निशान नहीं, लाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं जो बड़े बड़े अपराध कर देते हैं और बड़े बड़े अपराध करके सीधा किसी दूसरे देश में जाकर छुप जाते हैं या बैठ जाते हैं वहाँ पर। और वो देश जो कि उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, वो देश कहीं ना कहीं एक सेफ़ हेवन की तरह कहलाएगा कि वो क्रिमिनल्स के लिए सेफ़ हेवन है। फिर दूसरा देखेगा हाँ यार वो जाकर बच गया, उसको तो कुछ हुआ नहीं, सालों साल सरकार कुछ कर नहीं पाई, वो भी इसी तरीके से क्राइम करके जाकर उस देश में जाकर सेट हो जाएगा। तो वो देश क्या बनता जा रहा है, सेफ़ हेवन बनता जा रहा है क्रिमिनल्स के लिए। तो इस चीज़ को रोका जाए और इसी में ही यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है खालिस्तान का। काफ़ी सारे यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रो खालिस्तानी हैं जिनकी मांग है कि भाई यहाँ पर इंडिया का एक टुकड़ा तोड़कर खालिस्तान बनाया जाए, है ना। तो उस तरीके के आइडियोलॉजी के कई सारे जो लोग हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में बसे हुए हैं, ठीक है। और कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पे उनको बढ़ावा दे रही हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं। वो सपोर्ट नहीं देना चाहिए, ये बेसिकली यहाँ पर मुद्दा भारत की साइड से यहाँ पे उठाया गया है। आई होप आपको ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि मीटिंग कहाँ पर हो रही है, क्या चीज़ें इस मीटिंग के अंदर में मेंशन की गई है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये फिर भी एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन है करंट के बेसिस पर चल रही है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर कुछ पूछा जाएगा, अगर मुझे कुछ लिखना हुआ यहाँ से तो क्या लिखूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कोई चीज़ लिखने के लिए, सब कुछ रेडीमेड तौर पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप वीडियो देखो, उसके बाद अपना टाइम जितना भी बचता है पूरी एनर्जी के साथ में स्टैटिक पोर्शन पर लगाओ, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यहाँ पर ये वीडियोस क्रिएट किए जा रहे हैं। अब पहले हम समझते हैं कि आखिरकार दोस्तों इंटरपोल है क्या, कैसे बना, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है, ठीक है। तो इंटरपोल यहाँ पर एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। पता चल ही चुका है आपको भाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं उनकी बड़ी बड़ी जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रही हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है तो उस दौरान यहाँ पर एक दूसरे की वो हेल्प करती हैं, एक दूसरे के साथ में इन्फॉर्मेशन को साझा करती हैं। तो इसका फाउंडेशन क्या है, यानी कब बनाया गया, तो दोस्तों इस इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इंटरपोल, इसको सेटअप किया गया था 1923 में। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो जो इंटरपोल के मेन हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि प्रेसिडेंट है तो उनका इलेक्शन होता होगा, कौन इलेक्ट करता है, तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के माध्यम से, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट कौन होता है भाई, जितने भी देश इंटरपोल के मेंबर्स हैं, है ना, उन्हीं देश का यहाँ पर कोई हिस्सा होगा, कोई यहाँ पर कंट्री होगा जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेगा, ठीक है। जो भी मेंबर नेशंस प्रेजेंट हैं उसमें से यहाँ पर एक प्रेसिडेंट बनता है और 4 साल का यहाँ पर टेन्योर होता है उस प्रेसिडेंट का। जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि दिन भर की जो यहाँ पर कह सकते हो एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कौन देखने का काम करता है इसमें, तो उसके लिए एक दूसरे पर्सन को रखा गया है, वो है फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल। और फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल को भी इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो ध्यान रखना इंटरपोल के प्रेसिडेंट हो चाहे वो सेक्रेटरी जनरल हो, इन दोनों को जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंट्रीज़ इस इंटरपोल में आती हैं वो बेसिकली यहाँ पर क्या करती हैं, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन को भेज देती हैं कि भाई आप हमारे देश को रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जांपल सीबीआई, तो जो सीबीआई है वो यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर बॉडी में। सवाल यह है कि इस इंटरपोल को ऑर्गेनाइज कैसे किया है। अब ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई दिन भर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कौन यहाँ पर देखता है, फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल देखते हैं, जिसको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है और 5 साल के लिए इस पद पर रहते हैं, ठीक है। तो और जनरल असेंबली का मेन काम क्या होता है, सारी की सारी कुछ पॉलिसीज़ जो नीतियाँ वगैरह हैं वो लेकर आना, है ना, वो नीतियाँ लेकर आना। अलग अलग यहाँ पर कह सकते हो कि फाइनेंशियल क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, एनवायरमेंटल क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये काम करता है। तो हर एक मेंबर जो इंटरपोल के अंदर में प्रेजेंट है दोस्तों, ठीक है, इन सबको आपस में एक दूसरे का सपोर्ट जो है वो भरपूर मात्रा में मिलता है। क्लियर हो गया। अब जो ये बॉडी है ना, ये कभी कभी कोई क्रिमिनल जो होता है कोई दूसरे देश में जाकर छिपकर बैठ चुका है तो उसके खिलाफ में नोटिस भी जारी करा जाता है, ठीक है। इसमें जो सबसे खतरनाक होता है वो रेड नोटिस होता है। तो इंटरपोल के रेड नोटिस के बारे में पता होना चाहिए, कई बार आप कह सकते हो अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। तो ये जो रेड नोटिस है ये कौन जारी करता है, इंटरपोल जारी करता है। इस नोटिस को दिया जाता है जब यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री से भागा हुआ यहाँ पर क्रिमिनल है, ठीक है, उसके खिलाफ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो जिस देश में छुपा हुआ है उस देश के साथ में कम्युनिकेट करना, कॉन्टैक्ट करना और उसको सीधा पकड़कर वापस से हमारे देश में भेजना, ताकि हम यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो उसके खिलाफ कर सकें, समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये रेड नोटिस भी जारी किया जाता है। और रेड नोटिस के अलावा भी कई सारे प्रकार के नोटिस होते हैं, वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, डोंट वरी। क्लियर हो गया।
ना ये इंटरपोल के बारे में बेसिक बातें आपको पता चल चुकी हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर लियोन नाम की जगह है, एग्जैक्टली वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इंटरपोल के नोटिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे, एक होता है रेड नोटिस जो वांटेड पर्सन के लिए जारी किया जाता है, फिर है येलो नोटिस जो मिसिंग पर्सन के लिए जारी किया जाता है, ब्लू नोटिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ब्लैक नोटिस जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ होती हैं जिनका कुछ पता नहीं है उनके लिए, ग्रीन नोटिस वार्निंग के लिए, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट के लिए, पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी के लिए, और इसी प्रकार से यहाँ पर यूएन का भी अपना एक नोटिस होता है, इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे ये काफ़ी सारे नोटिस हैं जो कि इंटरपोल के अंडर में सेंड किए जाते हैं या जारी किए जाते हैं, और किस किस केस के लिए जारी किए जाते हैं ये भी आपको यहाँ पर बताया गया। तो ये थी बेसिक चीज़ जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डेटा। नाउ आगे आते हैं। ना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, अंकोर वट टेम्पल, इंटरपोल नोटिस। तो ये जो दोनों आर्टिकल हैं, आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डेटा, और वो बैकग्राउंड डेटा आपको लिखना क्या है, नहीं लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि वो सारा का सारा बैकग्राउंड डेटा आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया जाता है। और वो जो पीडीएफ है दोस्तों वो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। और उससे अच्छी बात, पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसके बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। और ये सारे के सारे पीडीएफ जैसे आज अगर आप ज्वाइन करोगे तो ऐसा नहीं केवल आज से प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको पहले से भी यहाँ पर ये पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब कि आज अगर आप ज्वाइन करोगे तो पुराने पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे, जून से सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, डेट वाइज सारा सारा कंटेंट पड़ा होगा। तो आपको स्टोर करने की दिक्कत कि मोबाइल में यार कितना पीडीएफ स्टोर करें, कितना कंटेंट स्टोर करें, एक स्टोरेज की भी लिमिट होती है, वो सब दिक्कतें ख़त्म। कभी कभी हो सकता है रीसेट मारना पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो आपने जो कंटेंट स्टोर करके रखा है वो ख़त्म। तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारा का सारा जो डेटा है वो इस ग्रुप में सिक्योर है। आप मल्टीपल टाइम्स डाउनलोड करो, डिलीट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ इसमें रखा हुआ है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो दोस्तों यहाँ पर फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या कह सकते हो कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट है जो इधर उधर आप खर्च देते होंगे, लेकिन ये गारंटी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको लगेगा कि हाँ यार 2-4 दिन में मेरा जो अमाउंट है वो रिकवर हो चुका है, इतने तो बेनिफिट्स मुझे मिल ही रहे हैं। अब इसको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, इस तरीके को भी मैसेज कर देना। ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना कि मुझे फ़ायदे एग्जैक्टली कैसे हो सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल गए हैं और जस्ट 499 में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक एक रुपया की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है ना। आगे आते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है जो हमारा डेली रहता है 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे जाओगे, लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। चलिए वापस आते हैं। नाउ अगला आर्टिकल एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्पेशली यहाँ पर इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक कर सकते हो। हर महीने ये टॉपिक आता है और हर महीने डिस्कशन हम करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं पहले, समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी नवंबर का महीना ख़त्म हुआ है, हम दिसंबर के महीने में एंटर कर चुके हैं। आज है 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर में आते ही भाई नवंबर के महीने में हालात कैसे रहे, हमारी इकॉनमी कैसी ग्रो करी, इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन कैसा रहा है, जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ है, ये सारा डेटा अभी हमें इन शुरुआती तौर पर 4 से 5 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने कल तो डिस्कस कर लिया था क्या कि भाई यहाँ पे हमारा पिछले महीने जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो ग्रोथ है वो कैसा रहा था, और आज यहाँ पे डेटा पब्लिश हुआ है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। ठीक है, तो अब की बार नवंबर के महीने में, यानी नवंबर पिछले महीने की बात कर रहे हैं, पिछले महीने जो हमारा पीएमआई है, पीएमआई दैट इज़ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इस इंडेक्स में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और इस इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि हमारा पिछले महीने जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्प्रूव हुई है, थोड़ा ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप अक्टूबर के महीने का पीएमआई का स्कोर देखोगे तो अक्टूबर में पीएमआई का स्कोर था 55.5। ठीक है, और अभी यहाँ पर इस पीएमआई का नंबर जो नवंबर के महीने में है वो है 56 के आसपास। अगेन ये अभी तक का सबसे ज़्यादा नंबर है।
और ये नवंबर 2023 का डेटा है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले साल के नवंबर से यानी कि नवंबर 2022 से, तो नवंबर 2022 के कंपैरिजन में भी दोस्तों एक ये हाईएस्ट ग्रोथ है। ठीक है, 56 के आसपास यहाँ पे नंबर दिया गया है पीएमआई परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के तहत। ठीक है, ये आप देख पाओगे पिछले साल जनवरी 2023 से भी पहले क्या हाल था 2020 में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हुआ इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, फिर वापस डाउन हुआ, फिर इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे अभी वापस से ये ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो ये आर्टिकल हर महीने कवर होता है, तो क्या ये परसेंटेज ध्यान में रखना है, इस महीने का स्कोर ध्यान रखना है? कभी भी नहीं ध्यान में रखना है। तो फिर क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में रखना है पीएमआई होता क्या है, परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स क्या है, कैसे यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है, कौन रेडी करता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, और अगर पूछी गई तो आपके पास में एक उत्तर होगा, नहीं तो फिर आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा अगर हम हल्के में लेंगे आर्टिकल तो। समझ गए? तो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की जब बात करते हैं दोस्तों, ये क्या है, एक सर्वे बेस्ड इंडेक्स है। सर्वे किया जाता है। अब सर्वे कैसे किया जाता है भाई, अलग अलग बिजनेस के पास में जाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि भैया इस महीने आपकी ग्रोथ या आपके बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कैसी रही है, पिछले महीने के कंपैरिजन में इस बार मैन्युफैक्चरिंग सही हुई है या नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें लोगों से पूछी जाएंगी, उनके दुकानों पर जा जाकर, बिजनेस पर जा जाकर, और पूछने के बाद में दोस्तों ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि भाई हमारे देश के अंदर में बिजनेस की कंडीशंस, स्थिति कैसी हैं, उसको लेकर एक डेटा प्रोवाइड करवाना। जैसे अभी पता चला कि भाई नवंबर के महीने में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हुई है, तो हमें बिजनेस का कंडीशन पता चला अपने कंट्री का। समझ गए? तो ये यहाँ पर इसका एक मेन पर्पस है। प्लस इसको कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग और सर्विस के लिए अलग। जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है कि भैया पिछले महीने में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कल या परसों में आ जाएगा सर्विस सेक्टर को लेकर कि हमारा सर्विस सेक्टर की ग्रोथ कितनी देखने को मिली है। तो ये दोनों सेपरेटली कंडक्ट किए जाते हैं, ये सर्वे ध्यान रखना। और जब भी ये सर्वे तैयार किया जाता है तो जो भी डेटा निकल कर आता है उसके बेसिस में दोस्तों इस इंडेक्स की नंबरिंग दी जाती है 0 से लेकर 100 के बीच में। यानी किसी पर्टिकुलर महीना जो है, कोई पर्टिकुलर मंथ जो है, उसको हम नंबर दे देंगे 0 से 100 के बीच में। और 0 से 100 के बीच में भी नंबर किस तरीके से दिए जाते हैं। सपोज़ यहाँ पर किसी महीने को नंबर दे दिए गए 50 से ऊपर, सपोज़ यहाँ पर 52 दे दिया गया, 53 दे दिया गया, तो उसका मतलब है उस देश में उस मंथ में हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंप्रूव हुई है। और मान लो केवल 50 है, ना ज़्यादा है ना कम है, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी वो वैसी चल रही है। लेकिन यहाँ पर इसको हम महीने के वाइज भी देखते हैं। महीने के वाइज जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि अक्टूबर के महीने में ये 55 नंबर दिया गया और हमारा नवंबर के महीने में इसको 56 दिया गया। तो यहाँ तो सिंपल सा हमें दिख ही रहा है ना कि भाई अक्टूबर के महीने के कंपैरिजन में नवंबर के महीने में ज़्यादा ग्रोथ है। समझ गए? तो फिर भी यहाँ पर अगर 50 से ऊपर स्कोर दिया जाता है किसी महीने में तो उसका मतलब एक्सपेंशन ही हुआ है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर ग्रो ही की हैं। और यूजुअली क्या होता है कि ये इंडेक्स हमारे महीने के शुरुआती तौर पर रिलीज़ कर दिया जाता है। अभी दिसंबर में तो आज 2 दिसंबर ही तो हुई है, महीने की शुरुआती तो है अभी, तो अब रिलीज़ कर दिया गया, नवंबर का महीना डेटा दे दिया गया और अभी दिसंबर का महीना खत्म होगा, जनवरी 2024 में हम पहुँचेंगे तो अगेन 2 जनवरी को दिसंबर का डेटा आ जाएगा। भाई दिसंबर में यहाँ पर इस तरीके से पीएमआई का डेटा आ चुका है। समझ रहे हो इस बात को? तो ये जो हमारा पीएमआई इंडेक्स है दोस्तों, इसको कौन तैयार करता है? इसको यहाँ पे इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को रेडी किया जाता है हमारे आईएचएस मार्केट के थ्रू। और ये केवल इंडिया के लिए नहीं, ये अलग अलग 40 से ज़्यादा देशों के लिए इस तरीके का इंडेक्स लाने का काम करता है। आईएचएस मार्केट जो कि यहाँ पर एस&पी ग्लोबल का एक हिस्सा है। समझ गए? और अब आप कहोगे सर ये ना पीएमआई थोड़ा थोड़ा हमें आईआईपी की तरह लग रहा है। आईआईपी जो कि हमने कल ही पढ़ा था, आईआईपी क्या है? वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। आईआईपी जो है ये बड़े सेक्टर्स को कवर करता है, क्योंकि हम अपने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या देखते हैं, हमारे देश के 8 कोर सेक्टर्स, हमारे देश के जो मेन 8 कोर सेक्टर्स हैं, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट, इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो 8 मेजर सेक्टर्स हैं इनकी ग्रोथ कैसी हुई है वो यहाँ पर दर्शाई जाती है आईआईपी के अंदर में। लेकिन जो हमारा यहाँ पर पीएमआई होता है इसके अंदर थोड़ा शॉर्ट वे में चल रहे हैं, ये ज़्यादा बड़े एरिया को कवर नहीं कर रहा है। पीएमआई के अंदर में दोस्तों हम केवल और केवल ये देख रहे हैं एक पर्टिकुलर महीने में मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से रही है। समझ गए? तो आईआईपी थोड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर करता है एज कंपेयर टू द पीएमआई। क्लियर हो गया? अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब आईआईपी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी यहाँ पर इकोनॉमी का एक अंदाज़ा लग रहा है, तो हमें ये पीएमआई क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ये बताओ। हाँ, पहला इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा,
इससे क्या होगा, इससे हमारी इकॉनमी का पता चलेगा। जो पीएमआई है ये आज के समय पर हमारा देश सबसे ज़्यादा ट्रैक करता है, ठीक है, कि दुनिया भर में जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कैसी चल रही है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर इसको विश्वास के तौर पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों से एग्जैक्टली पूछा जाता है एक उसके बिजनेस की स्थिति को, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये ना एक इंडिकेटर है, यह हमारे इकॉनमी किस तरीके से या किस रास्ते पे चल रही है उस चीज़ को ये दर्शाता है, और हमारे महीने की शुरुआती तौर पर पता चल जाता है हमें। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में इससे हेल्प होती है। भाई मान लो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को यहाँ पे कोई ब्याज का दर या ब्याज का जो रेट है वो यहाँ पर सेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर वो पीएमआई का यूज़ कर सकता है, देख सकता है यहाँ बिजनेस एक्टिविटीज़ किस प्रकार से चली हैं, उसके बेसिस पर नई नई पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं इकॉनमी से रिलेटेड। समझ गए? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे मैंने आपको थोड़े दिनों पहले भी पढ़ाया था, कि भारत के जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स, ठीक है, वो यहाँ पे काम करने के लिए गए थे कतर में। कतर के एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। क्या हुआ, उस प्राइवेट कंपनी ने उनको अरेस्ट करवा दिया। उस प्राइवेट कंपनी ने बोला कि ये हमारी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारी जासूसी कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ में जाकर शेयर कर रहे हैं। तो इस इल्ज़ाम के बेसिस पर जो 8 हमारे फॉर्मर नेवी पर्सनल हैं दोस्तों, उनको कतर की कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी, फांसी की सज़ा सुना दी। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों ये डेटा निकल कर आया, भारत शॉक हो गया कि भाई उन्होंने फांसी की सज़ा कैसे सुना दी। तो उसके बाद में सरकार लगातार काम कर रही है कि उन 8 लोगों को बचाया जा सके और सिक्योरली भारत लेकर आया जा सके। फिर भारत में हम देख लेंगे, भाई इन्वेस्टिगेशन हमें करना है, हम कर लेंगे एग्जैक्टली क्या है प्रोसेस, क्या नहीं है। तो वही यहाँ पर जो हमारे नेवी चीफ हैं एडमायरल, तो इनका कहना यहाँ पर यह है, हरि कुमार जी यहाँ पर इनका नाम है, तो इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो सरकार है वो हर एक कोशिश कर रही है इन 8 लोगों को बचाने के लिए। इतनी आसानी से हम यहाँ पर उनको ये मृत्युदंड, वो भी कतर की कोर्ट से नहीं देने देंगे। हमारा टोटल सपोर्ट है, सरकार इनको प्रॉपर सपोर्ट कर रही है, क्योंकि दोस्तों ये जो मौत की सज़ा सुनाई गई थी कतर कोर्ट के थ्रू, ये 26 अक्टूबर को ही सुना दी गई है। समझ गए? तो इंडिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक शौक हमको देखने को मिला, और हमने यहाँ पर ये बोला कि देखो यार, हम जितने भी लीगल ऑप्शंस होते हैं सारे के सारे लॉ, सारे कानून का इस्तेमाल करेंगे और इन 8 लोगों को वापस से इंडिया लाने की कोशिश करेंगे, ताकि सेफ इनको लेकर आया जा सके, इनके कल्याण के लिए काम किया जाए। प्लस यहाँ पर देखा जाएगा एग्जैक्टली पूरा सिनेरियो क्या है। वो जो कंपनी थी ना, जो प्राइवेट कंपनी जिसके लिए काम कर रहे थे, उस कंपनी का नाम है अल दहारा कंपनी। इसी कंपनी ने यहाँ पर पिछले साल इन 8 लोगों को अरेस्ट करवाया था और बोला था कि भाई ये जासूसी कर रहे हैं, जासूसी का इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया गया था। बात क्लियर हो गई? अभी दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें प्रूव नहीं हुई हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर एविडेंसेस नहीं है इतने प्रॉपर, लेकिन अभी क्या है देखते हैं गवर्नमेंट सारे लॉज का किस तरीके से इस्तेमाल करती है, कैसे यहाँ पर इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती है। तो ये तो हुआ हमारा आर्टिकल, लेकिन इस आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एक बैकग्राउंड डेटा है दोस्तों। मैं कहूँगा इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। मैं आपको बता दूँ, ये कतर की सरकार ने जो ये कदम उठाया है, और अगर ये मृत्युदंड दे देते हैं, ठीक है, ऐसा वैसे इंडिया होने नहीं देगा, लेकिन अगर ये दे देते हैं तो इससे दोनों के संबंध बहुत ख़राब होंगे, और दोनों के संबंध खराब होने के बाद में मैं आपको बता दूं कि नुकसान केवल भारत को नहीं होगा, नुकसान यहाँ पे कतर को भी बहुत ज़्यादा होगा, और वो नुकसान कैसा होगा वो भी यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाया गया है। समझ गए? तो पहले इस केस का बैकग्राउंड समझ लेते हैं, इस केस का यहाँ पर पूरा इतिहास क्या है। दोस्तों यहाँ पर ये जो 8 इंडिविजुअल्स को पकड़ा गया है कतर के कोर्ट के माध्यम से, ये सब अल दहरा एक प्राइवेट कंपनी का नाम है दोहा के अंदर में, वहाँ पर ये काम कर रहे थे, ठीक है। और 2022 में इस कंपनी ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये सीक्रेट्स को ले जाकर कहीं पर ब्रीच कर रहे हैं, है ना, कहीं सीक्रेट्स हमारे शेयर कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, इस तरह की यहाँ पर बात की गई। मैं आपको बता दूं ये 8 लोग काम कर रहे थे उस कंपनी के लिए, ताकि जो एक सबमरीन वगैरह है उसको यहाँ पर तैयार किया जाए, उसका प्रोडक्शन किया जाए, उसके लिए यहाँ पर दोस्तों ये काम कर रहे थे। बट क्या हुआ, इनके ऊपर ये चार्जेस लगा दिए गए, जिसकी वजह से ये मैटर कतर की कोर्ट में पहुंचा और कतर की कोर्ट ने इनको मौत की सज़ा सुना दी, जिसके बेसिस पर इंडिया का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन था। भारत ने बोला हम हर एक कदम उठाएंगे ताकि इस पर्टिकुलर मैटर को सुलझाया जा सके, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है इस केस का, ये जो पूरा केस चल रहा है, इस केस का इम्पैक्ट कतर और भारत के संबंध के ऊपर में क्या पड़ने वाला है, ज़रा उस इम्पैक्ट के बारे में जान लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्डिक्ट है, ये जो यहाँ पर डिसीजन आया है कतर की कोर्ट का, ये कहीं ना कहीं इंडिया और कतर के रिलेशंस को, इनके संबंध को ख़राब कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कतर में बहुत सारे इंडियन माइग्रेंट्स हैं, भारत से कई सारे लोग हैं, हर साल कतर में जाते हैं काम करने के लिए।
तो इससे यहाँ पर कतर की इकॉनमी को तो बूस्ट मिलता है, लेकिन साथ ही साथ में भारत को भी फ़ायदा होता है। हम क्योंकि ये नहीं भूल सकते, क्योंकि वो काम करने गए हैं तो वहाँ से कमाकर अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। जब वो पैसा भेजते हैं तो हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता है, जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों देशों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनको वर्कर्स चाहिए बहुत सारे, और इधर से जा रहे हैं वो कमाकर अपने परिवार को अमाउंट भेज रहे हैं, तो वो रेमिटेंस भी हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक डेटा है जो कि ये बोलता है कि 7 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो इंडियंस हैं वो आज के समय पर कतर में काम कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट आज के समय पर पूरी तरह से प्रेशर में है। देखते हैं हम अपने इन जो नेवी रिटायर्ड नेवी पर्सनल्स इनको कैसे बचाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जो इंडियंस आज के समय पर कतर में काम कर रहे हैं वो हाईली रिस्पेक्टेड हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में यहाँ पर काम कर रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बड़े बड़े पोस्ट मिल चुके हैं उनके स्किल्स के बेसिस पर, जिसकी वजह से वो बहुत पैसा भी कमाते हैं। और कतर से भारत में जो रेमिटेंस आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। हर साल $750 मिलियन से ज़्यादा का रेमिटेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग कमाकर अपने परिवार को ये पैसा भेजते हैं। तो ये जो केस है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है भारत और कतर के संबंध के बीच में, जो कि आज के समय पर स्थिरता से चल रहे थे, बट यहाँ पर इन संबंधों को एक कह सकते हो कि बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और जो ये दोनों कंट्रीज़ है दोस्तों, ये दोनों कंट्रीज़ अपनी बड़ी बड़ी लेवल की मीटिंग कर रही हैं, आपस में एंगेज कर चुकी हैं। पहले हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 2016 में कतर दोहा में गए भी थे, ठीक है। वहाँ पर जो मीटिंग्स हुई थी उनको भी अटेंड किया था। और कतर भारत के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कतर बहुत ज़्यादा जो LNG होता है, दैट इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो यहाँ पर हमको सप्लाई करता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा LNG इंपोर्ट हम कतर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी हमारे कतर के ऊपर में, यहाँ से भी जो रिलेशन है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बिल्कुल ये तो सिनेरियो ख़राब हो सकता है, तो क्या कोई हमारा दूसरा रास्ता नहीं बचा है इस केस को निपटाने का? कोई और ऑप्शंस खुले हैं या नहीं खुले हैं? तो दोस्तों, अभी भारत के पास में कुछ ऑप्शंस हैं जिससे हम अपने इन नेवी पर्सनल्स को बचा सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन होगा डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, यहाँ पर ये बताया गया है। अब डिप्लोमेटिक ऑप्शंस में दोस्तों भारत को कतर की सरकार के साथ में बैठकर बातचीत यानी निगोशिएशन करना होगा और इस केस का एक सोल्यूशन निकाल कर लेकर आना होगा, ठीक है, जिससे यहाँ पर रिलेशंस भी ना ख़राब हो, उनको भी बचा लें हम, प्लस यहाँ पे हमारे संबंध भी मेंटेन रहें, ठीक है, क्योंकि इससे यहाँ पर अगर रिलेशंस ख़राब हुए तो दोनों को नुकसान है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डिप्लोमेटिक प्रेशर का इस्तेमाल कर सकती है ताकि यहाँ पर ये डेथ पेनल्टी की सज़ा इनके ऊपर से हटाई जा सके। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो ये जो बॉडीज़ हैं इनके साथ में हम क्या कर सकते हैं, मिलकर दुनिया में ये इस मुद्दे को उठा सकते हैं, ठीक है। और इवन यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन थोड़ा प्रेशर डालेगा अगर कतर के ऊपर में, तो यहाँ पे हो सकता है हम इन 8 नेवी पर्सनल्स को बचा सकें। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास में ये ओपन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में लीगल ऑप्शन है, ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही पहला स्टेप हमें ये उठाना होगा कि हमें कतर की जुडिशियल सिस्टम में अपील करनी होगी, और जो ये इंडिविजुअल्स हैं जिनको यहाँ पर ये मौत की सज़ा सुनाई है, ठीक है, इनको अपील करने देनी होगी कतरी लीगल सिस्टम में। इंडिया यहाँ पर क्या करेगा, अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन देगा, भारत यहाँ पर अपने लॉयर्स वगैरह जो भी हैं उनको भेजेगा, ताकि यहाँ पे हम क्या कर सकें, प्रॉपरली इस केस को लड़ सकें, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इंडिया को थोड़ा मौका मिलना चाहिए, और या फिर भारत क्या कर सकता है, सिंपली इस केस को कतर की कोर्ट में ना देखकर इस केस को हम ले जा सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यानी ICJ के अंदर में। और पहले भी कई बड़े बड़े केस पाकिस्तान इंडिया के बीच के केस भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं दोस्तों। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ पर इस केस को ले जाया जा सकता है। ICJ अपने हिसाब से देखेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दुनिया का कोर्ट है, एक वर्ल्ड कोर्ट की तरह हम उसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। वो बड़े बड़े डिस्प्यूट्स को सुलझाता है, बड़े बड़े 2 कंट्रीज़ के जो अगर विवाद है तो उनको भी यहाँ पर सुलझाने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें भारत भी इन्वॉल्व था, लेकिन उस केस को हम सीधा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गए। ऐसे कई केसेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला केस है कुलभूषण जाधव केस, आपने सुना होगा इसके बारे में। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का केस था, यहाँ पर इनके ऊपर भी जासूसी के इल्ज़ाम थे। ये केस ICJ में गया। इतना ही नहीं, राइट ऑफ पैसेज वर्सेस ओवर इंडियन टेरिटरी, ये पोर्चुगल वर्सेस इंडिया का केस था 1960 का। फिर उसके बाद में अपील रिलेटिंग टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ICAO काउंसिल, ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच का केस था। इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा मैटर ICJ में ही गए हैं, ये 1972 का था। फिर ट्रायल ऑफ पाकिस्तान प्रिजनर्स ऑफ वॉर करके यहाँ पर एक केस था, ये 1973 का था, अगेन भारत पाकिस्तान के बीच में था। एरियल इंसिडेंट ऑफ 10 अगस्त ऑफ 1999, अगेन ये भी भारत पाकिस्तान के बीच का था, साल 2000 में, ये भी ICJ के अंदर गया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कई बड़े बड़े केसेस देखे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मार्शल आइलैंड और इंडिया का भी एक केस हो गया था 2016 का, वो भी ICJ में गया।
तो हम यहाँ पर इस केस को भी कहीं ना कहीं इन्वोक कर सकते हैं आईसीजे में, क्योंकि आईसीजे सही तरीके से एक कह सकते हो कि क्योंकि कतर की कोर्ट में अगर इस केस को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं कतर की साइड में थोड़ा ज़्यादा भारी होगा ये पूरा मामला, ज़्यादा वहाँ के फेवर में जाएगा ये मुद्दा। तो ये जो वर्ल्ड कोर्ट है, वर्ल्ड कोर्ट बेसिकली न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखेगा और इस केस में सही जस्टिस यहाँ पर आ पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली इस आर्टिकल में मेंशन किया जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात की जा रही है जीएसटी के रेवेन्यूज़ के बारे में दोस्तों। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो रेवेन्यू है, जो यहाँ पर हमारी पूरी आय क्रिएट हुई है सरकार की, क्योंकि दोस्तों क्या है, सरकार के पास में इनकम कैसे बन रही है, सरकार के पास में टैक्स के माध्यम से जो पैसा आ रहा है उसी से तो रेवेन्यू बन रहा है। और अभी यहाँ पर जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो जीएसटी से आ रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आ रहा है। तो हर महीने यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन भी आता है हमारे सामने। अभी स्टार्टिंग मैंने आपको बोला ही था कि नवंबर के महीने का सारा डेटा अभी प्रेजेंट होगा। तो पिछले महीने पूरे कंप्लीट महीने 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में भारत सरकार का जो जीएसटी रेवेन्यू है दोस्तों वो बड़ा है। 1.68 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो ये अमाउंट है वो सरकार के पास में पहुँचा है, इतना जीएसटी पहुँचा है। और अभी तक की ये फास्टेस्ट ग्रोथ बताई जा रही है, क्योंकि अगर आप नवंबर 2022 में देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कम था। नवंबर 2023 में यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिली है। अप्रैल 2023 में जीएसटी का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये मामला शांत हो गया था। फिर अक्टूबर में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ और फिर जाकर नवंबर में यहाँ पर आपको जीएसटी का कलेक्शन देखने को मिल जाता है। तो नवंबर में यहाँ पर अगर हम जीएसटी रेवेन्यू देखेंगे तो 15.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पे सरकार ने अर्न किए हैं अपने इस इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अभी आपको पता होगा जीएसटी में दोस्तों अलग अलग सेक्शंस होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ज़रा पहले हम जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक डेटा जान लेते हैं, फिर उसके बाद में ये पैरा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो फिर अभी जो बिगनर्स होंगे उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पैरा समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले जीएसटी के बारे में बता देता हूँ। हर बार मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कभी होता नहीं बताता हूँ, कभी बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि जैसे कि पिछले महीने नहीं पढ़ाया तो अब पढ़ा दिया, अब नेक्स्ट महीने नहीं पढ़ाएंगे तो अगले महीने पढ़ा देंगे, क्योंकि ये हर महीने आता रहता है। समझ रहे हो ना इस बात को। तो अब पहले हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार का ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आपको पता है टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई व्यक्ति पे करता है सरकार को, आप हो मैं हूं, हर कोई व्यक्ति पे कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर हर कोई पे नहीं करता। डायरेक्ट टैक्स जैसा आपका इनकम टैक्स वगैरह हो गया। अब इनकम टैक्स जिसकी ज़्यादा इनकम होगी वो यहाँ पर ये जो टैक्स वगैरह वो पे कर रहा होगा। एक लिमिट होती है, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम समझ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस होता क्या है। तो दोस्तों जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको लाया गया था 1 जुलाई 2017 के अंदर में। एक अमेंडमेंट किया गया था 101 यानी कि 101वां अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया हमारे भारतीय संविधान में भारत सरकार के थ्रू, जिसके बाद यहाँ पर ये लाया गया। और मैं आपको बता दूं कि जब 1 जुलाई 2017 में ये जीएसटी लाया जा रहा था तो इस जीएसटी से पहले क्या कोई टैक्स नहीं लेता था? क्या पहले कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हुआ करता था? ऐसा नहीं है दोस्तों, पहले भी कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे और वो बहुत सारे थे। सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज टैक्स, ये सारे टैक्सेस हो गए और ये सारे बहुत सारे टैक्सेस हो जाया करते थे। तो सरकार ने ये सोचा इतने सारे टैक्सेस को ख़त्म कर देता है ना, इतने सारे टैक्सेस की ज़रूरत क्या है। तो ये सारे टैक्सेस को ख़त्म करके इसके बदले में सरकार जीएसटी लेकर आती है। जीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, एक देश यहाँ पर एक टैक्स ये रहने वाला है सबके लिए। सब टैक्सेस को ख़त्म करके जीएसटी बना दिया गया। ठीक है, अब जीएसटी के अंदर दोस्तों अलग अलग स्लैब्स बांट दी गई, यानी कोई सामान के ऊपर 0% जीएसटी रहेगा, किसी सामान के ऊपर 5% टैक्स लगेगा, किसी के ऊपर 12%, किसी के ऊपर 18% और किसी के ऊपर 28%। और ये लॉजिकली यहाँ पर आप देख सकते हो भैया किसके ऊपर कम टैक्स लगेगा, किसके ऊपर ज़्यादा लगेगा। भाई मान लो जो लग्जरी आइटम है, जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी आइटम है, कार वगैरह जिसकी रिक्वायरमेंट लोगों को कम है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा, 28% तक टैक्स लगेगा। जो बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को चाहिए, उसके ऊपर कम से कम टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जीएसटी को सेट किया जाता है। फिलहाल ये कुछ परसेंटेजेस हैं जिसके बेसिस पर जीएसटी का जो मतलब कोई भी सामान के ऊपर जीएसटी लगती है तो इन्हीं परसेंटेज के अंदर में रखी जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह है जीएसटी के प्रकार, आपने पहले पढ़ा भी होगा एसजीएसटी, सीजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगता है। ये जो एसजीएसटी है, ठीक है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाती है। सेंट्रल सीजीएसटी जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाती है। इंटीग्रेटेड जीएसटी शेयर होती है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर मान लो कोई सामान है जिसके ऊपर जीएसटी लगानी है,
या कोई सामान है जिसके ऊपर जिसको जीएसटी से हटाना है। तो ये सब डिसीजन कौन लेता है? तो इसके लिए एक प्रॉपर बॉडी बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। और ये हमारे भारतीय संविधान में मेंशन है। एसएससी एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कौन से आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल को बनाने की प्रक्रिया है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 279A, ध्यान रखना, तो आर्टिकल नंबर 279A के तहत क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट को डायरेक्ट पावर्स मिलती हैं कि हमारे प्रेसिडेंट इस प्रकार का एक मंच बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा जीएसटी काउंसिल कहलाएगा। सवाल यह है कि इस जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है। तो इस जीएसटी काउंसिल में चेयरपर्सन, बाकी सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। जब बात करते हैं चेयरपर्सन की, तो इस जीएसटी काउंसिल के मेन चेयरपर्सन होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर अब की बार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वही चेयरपर्सन कहलाएंगे जीएसटी काउंसिल की। उसके अलावा इसके कुछ और मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स हो गए, रेवेन्यू ऑफ ऑफेंस हो गए, रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस हो गए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और मेंबर्स हो गए, स्टेट के कुछ और मेंबर्स हो गए जिसको नॉमिनेट करती है हमारी राज्य सरकार, वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब जीएसटी काउंसिल केवल केंद्र सरकार के तहत नहीं चलता है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर दोस्तों यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। समझ गए? दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर जीएसटी लगानी है और किस चीज़ के ऊपर से जीएसटी को हटाना है। तो जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक बहुत उच्च लेवल की बॉडी है जिसका मेन काम है रिकमेंडेशंस देना, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर जीएसटी लगाना है, किसको हटाना है, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहीं पर ना जीएसटी से संबंधित एक और बॉडी आ जाती है जिसका नाम है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जिसको हम बोल सकते हैं एक कोर्ट, ठीक है। तो सीजीएसटी एक्ट के तहत यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पर क्या कर सके, यहाँ पर एक अपीलेट कोर्ट को तैयार कर सके, तो जिसको हम बोलते हैं जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल बेसिकली हमारे कोर्ट की तरह होता है, जैसे कोर्ट में बड़े बड़े मुद्दे चलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों हम इसको भी ट्राइब्यूनल बोल सकते हैं, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। समझ गए? तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन डिस्प्यूट्स को यहाँ पर देखा जाता है, इस पर्टिकुलर कोर्ट में देखा जाता है। तो उसके खिलाफ यहाँ पे कोई अपील वगैरह है तो अपील वगैरह भी यहाँ पर की जाती है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर में। सिंपल है। तो जीएसटी के बारे में भी आज हमने बहुत सारी बातें जान ली हैं, आपका रिवीजन भी हो गया इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से। नाउ अभी आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले आर्टिकल पर। पहली चीज़ मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि आज जो हमने मेंस का क्वेश्चन है वो नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि आज वीडियो लेट हो रहा था यार, मैं कल रात से बाहर था, किसी अर्जेंट काम से किसी की डेथ में गया था, इसलिए वीडियो भी क्रिएट नहीं कर पाया मॉर्निंग वाली। अब मॉर्निंग की जो 5 बजे वाली वीडियो है वो मैंने बोला था कल से रेगुलर क्रिएट करेंगे, आज ही सेकंड डे पे मिस हो गया, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी यार, क्या करा जाए। तो कोई बात नहीं, जैसा आपको पता है वो संडे में नहीं आती थी वीडियो, है ना, संडे में नहीं आती है मॉर्निंग वाली, तो कल संडे अपना कल ले आएंगे, बराबर हो जाएगा, सैटरडे का वीडियो संडे में आ जाएगा, क्या दिक्कत है, अपना दिन जो है वो मिस नहीं होगा, कंटेंट बराबर चलेगा, ठीक है। तो वो आपका वीडियो कल आ जाएगा, कल आपका मॉर्निंग वाला 5 AM वाला भी आएगा, और बाकी द हिंदू का वीडियो रेगुलर टाइम पे आता ही, आपको पता है। आज थोड़ा सा डिले हो गया यार, अब वो स्थिति के ऊपर है, कैसी स्थिति बनती है उसके हिसाब से, तो कोशिश है कि यहाँ पर इसको टाइम से मैं अपलोड कर दूँ और आपको जल्दी से जल्द ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। अगले आर्टिकल पर आते हैं। तो आज नेक्स्ट आर्टिकल और आखिरी आर्टिकल भी कह सकते हो, यहाँ पे बात की जा रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग के बारे में। पहली चीज़, अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का समिट चल रहा है दोस्तों, वो मीटिंग कहाँ पे चल रही है? वो मीटिंग 28 वाला जो समिट है वो चल रही है दुबई के अंदर में, समझ गए। अब दुबई में मीटिंग चल रही है, दुबई यहाँ पर इसको होस्ट कर रहा है, ये आप देख पाओगे, प्रधानमंत्री भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर जो आपको ये पर्सन दिख रहे हैं इनका नाम है सुल्तान अहमद अल जाबिर। तो ये ना अभी COP20 का जो 28 का समिट चल रहा है पूरा, उसके प्रेसिडेंट हैं ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जैसा आपको पता होगा ब्रिक्स कह रहा हूँ, G20 की मीटिंग अब की बार भारत में हुई, वैसे यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि 2028 का जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का समिट है दोस्तों, ये भारत में होगा। तो भारत को यहाँ पर ये जो समिट है ऑफ़र किया जा रहा है, ये एनुअल समिट हम लोग होस्ट कर सकते हैं, ये ऑफ़र किया गया है हमें, ठीक है। 2028 का ये समिट हम इसको कर सकते हैं, ये हमें ऑफ़र हो चुका है। तो क्वेश्चन यह क्या, इससे पहले हमने कोई इस प्रकार का समिट किया है? हाँ जी किया है, साल 2002 का किया है। सवाल यह है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का समिट है क्या? देखो दोस्तों, ये जो सम्मेलन होता है ना हर साल, इसका मेन पर्पज़ है क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन करना, एनवायरनमेंट को लेकर डिस्कशन करना, किस तरीके से हमारी पृथ्वी जलती जा रही है, जलती मतलब गर्म होती चली जा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वेदर पैटर्न्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है पोल्यूशन की वजह से। दुनिया भर की कंट्रीज़ इतना प्रदूषण कर रही हैं, कोयला जला रही है, इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन निकल रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके,
है ना, क्लाइमेट चेंज को थामा कैसे जा सके, क्योंकि इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, पृथ्वी गर्म होगी, तो इससे हमारे ऊपर साउथ पोल नॉर्थ पोल पर जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, और बर्फ़ पिघलेगी तो वो सारा बर्फ़ का पानी कहाँ पे जाएगा, समुद्र के में अंदर जाएगा, और इससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा। समुद्र के स्तर बढ़ने से क्या होगा, जो आइलैंड कंट्रीज़ है, बड़ी बड़ी आइलैंड कंट्रीज़ है, वो भी डूबना स्टार्ट हो जाएंगी, और कई सारी आइलैंड कंट्रीज़ ऑलरेडी खतरे में हैं। पहले मैं आर्टिकल शेयर कर चुका हूँ आपके साथ में, जो कि डूब रही हैं, आधे आइलैंड्स डूब चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी चिंता है, बट अभी ये चिंता तेज़ी से बढ़ रही है, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हर साल ये मीटिंग इसलिए होती है ताकि कंट्रीज़ आएँ, टारगेट सेट करें, भाई अब हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, अब हम प्रदूषण कंट्रोल करेंगे। तो भारत ने पिछले साल यही बोल दिया था कि 2070 तक इंडिया कह सकते हो कि नेट जीरो तक पहुंच जाएगा। 2070 के बाद भारत कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर भारत ने एक वादा किया था। अगर आप यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो इस मीटिंग में भी ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने बड़े बड़े वादे किए हैं, डिस्कशंस किए हैं। ये अभी परसों मीटिंग स्टार्ट हुई है, अभी ये चलने वाली है, तो काफ़ी कुछ और डिटेल्स आएंगी, वो भी आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। साथ ही साथ में जब ये मीटिंग चल रही थी तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो उठाया है, वो है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का। इन्होंने बोला है कि बाकी सारे कंट्रीज़ चाहें तो भारत को ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यहाँ पे हमारे पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा सुधार लेकर आ सकता है, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है इसमें दो रेलिवेंट चीज़ें हैं। एक तो पहली बात 2028 का जो ये पूरा क्लाइमेट मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग, ये भारत को होस्ट करने के लिए ऑफर की गई है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट उठाया है। तो ये ग्रीन क्रेडिट क्या है ये जान लेते हैं, क्योंकि इससे पहले इतिहास में कई बार ग्रीन क्रेडिट को लेकर सवाल दोस्तों पूछे जा चुके हैं। समझ गए? तो मैं आपको थोड़ा सा इस ग्रीन क्रेडिट के बारे में बता देता हूं ताकि आप कुछ लिख सको। ग्रीन क्रेडिट का मतलब है एक पर्टिकुलर इंसेंटिव, एक ऐसा इंसेंटिव जो कि एक व्यक्ति को या किसी कंपनी को दिया जाएगा, और वो उसी व्यक्ति कंपनी को दिया जाएगा जिसने हमारे एनवायरनमेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला होगा। सिंपल सी बात है, आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, तो आपको सरकार की साइड से एक इंसेंटिव मिलेगा, जिसको हमने ग्रीन क्रेडिट का नाम दिया है। तो ग्रीन क्रेडिट अपने आप में एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, जानबूझकर ये सरकार के थ्रू प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है ताकि अलग अलग पर्सन को या अलग अलग जो इंडिविजुअल्स के साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंपनी है, स्टेक होल्डर्स हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, एनवायरनमेंट को बचा रही हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस अपना रही हैं, उनको इंसेंटिवाइज करना, उनको सपोर्ट करना। तो कह सकते हो जो ये ग्रीन इनिशिएटिव है, ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं हमारे लाइफ कैंपेन का ही एक हिस्सा है। लाइफ कैंपेन क्या है? पिछले साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये लाइफ कैंपेन का मुद्दा उठाया था, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मतलब जो लोग हैं वो लोग ऐसी ज़िंदगी जिएं या फिर ऐसे यहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत करें कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पर्यावरण के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ना पड़े। एनवायरनमेंट अच्छे से चलता रहे, उसको सस्टेनेबल रखा जा सके, है ना, तो एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, इस तरीके की चीज़ों को हम अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसा लाइफस्टाइल अपना लें। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर इस कैंपेन में देखने को मिली। उसी कैंपेन का हिस्सा है ग्रीन क्रेडिट, जो कि लोगों को यहाँ पर इंकरेज करेगा, क्योंकि जब कुछ लोगों या कुछ कंपनी को इनिशिएटिव मिलेंगे अच्छा काम करने के लिए, एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए, तो लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा, लोग यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। समझ गए? अब बात आती है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कवर किया गया है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर में। तो दोस्तों ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में 8 प्रकार की एक्टिविटीज़ को कवर किया गया है, जैसे ट्री प्लांटेशन, भैया यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना जिससे ग्रीन कवर बढ़ेगा, प्लस डिफॉरेस्टेशन से लड़ना यानी पेड़ की कटाई वगैरह रोकना। दूसरा यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट, प्रॉपर यहाँ पे रणनीतियाँ लेकर चलना जिससे यहाँ पर हम जो वाटर रिसोर्सेज हैं इसको मैनेज कर सकें, है ना, इसको सुरक्षा दे सकें। तीसरा यहाँ पर कदम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमें क्या करना होगा? इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को प्रमोट करना होगा। कई बार एग्रीकल्चर में, हमारी खेती बाड़ी में ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाया जा रहा है जिससे हमारा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा, बहुत सारा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिया जाता है जिससे हमारी जो मिट्टी है उसका उपजाऊपना ख़त्म हो रहा है, और वो फर्टिलाइज़र पानी के ज़रिए बहकर सीधा हमारी बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ में मिल रहा है जिससे बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। तो एक प्रॉपर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ये भी मेन पर्पज़ है यहाँ पर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट, कि भाई यहाँ पर प्रॉपर इफेक्टिव अच्छी खासी आपके पास में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, ऐसा सिस्टम जिससे यहाँ पर एनवायरनमेंट पोल्यूशन रोका जा सके। फिर एयर पोल्यूशन रिडक्शन, हमें ऐसे इनिशिएटिव लेकर चलने होंगे जहाँ पर एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है, इसको कम से कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, हम अपनी एयर क्वालिटी को पूरी तरह से इम्प्रूव कर सकें।
फिर बात आती है मैंग्रोव कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन की, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई यहाँ पर जो भी हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम है, आपको पता होना चाहिए जो ये मैंग्रोव वाले पेड़ पौधे हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बंगाल, वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल तट के किनारे होते हैं। वो हमारे रीजन को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, तो उनकी सुरक्षा करना, उसको रिस्टोर करना, इससे एनवायरनमेंट हमारा प्रोटेक्ट होगा। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर में कवर किया गया है। इन सब चीज़ों में लोग अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। फिर बात की जा रही है अर्निंग एंड कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन क्रेडिट। भाई यहाँ पर जो ग्रीन क्रेडिट है वो एक इंसान कैसे अर्न कर सकता है, कैसे उसको ये क्रेडिट मिलेगा। तो हर एक पार्टिसिपेंट को ज़रूरत है कि वो अपनी ये जो एनवायरमेंटल एक्टिविटी कर रहा है उसको रजिस्टर करे एक वेबसाइट पर, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको वेरीफाई करने के लिए, हाँ भाई उन्होंने वाकई में एनवायरमेंट के प्रति एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है नहीं डाला है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक प्रॉपर एजेंसी होगी, वो उसको वेरीफाई करेगी। और उस एजेंसी के रिपोर्ट के बेसिस पर दोस्तों वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ पर एप्लीकेशन देगा, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएगा ग्रीन क्रेडिट का कि भाई हाँ आपने यहाँ पर इस तरीके का एक इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। आई होप आपको यहाँ पर एक बढ़िया से क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल की। क्लियर हो गया, मज़ा आया, बहुत सारी जानकारी आज के न्यूज़पेपर में थी। बाकी अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि भारतीय संविधान की अभिरक्षक है, कस्टोडियन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक इंडिया में एक एपेक्स कोर्ट है, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि जो हमारा फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो यहाँ पर एज अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज हमारे ज़्यादा एडिटोरियल नहीं है जो काम के हों एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, इस वजह से यहीं पर हम अपने लेक्चर को आज करेंगे समाप्त। आज कोई मेंस का क्वेश्चन भी नहीं है तो रेस्ट करो, कल पॉसिबल हुआ तो कल मैं आपको कोई मेंस का क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।